दोस्तों, मेरा नाम आलोक कुमार वर्मा है और मैं राजेंद्र महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक हूँ। आज जो विषय मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का लोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अंतर्राष्ट्रीय कानून की पढ़ाई हमारे विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 4 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के प्रारंभिक चरण से ही अब तक इस विषय पर विवाद रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है या केवल नैतिकता से संबंधित नियमों का एक संग्रह मात्र है। यह विवाद 20वीं सदी में अपनी उग्र सीमा पर था, परंतु पिछले 6-7 दशकों में इस विवाद की तीव्रता में कमी आई है और सामान्य रूप से स्वीकार किए जाने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि ही है। परंतु यह कहना उचित नहीं होगा कि यह विवाद पूर्णतः खत्म हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति के संदर्भ में यह जो विवाद है या दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के चलते उत्पन्न हुआ था। विधि की विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रतिपादक और समर्थक अंतर्राष्ट्रीय विधि के कानूनी स्वरूप को मानने से इनकार करते रहे हैं। इन लेखकों में प्रमुख हैं हॉब्स, पुफेनडॉर्फ, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन एंड हॉलैंड। दूसरी विचारधारा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के वैधानिक स्वरूप को स्वीकार करती है और उस पर बल देती है। तो पहली विचारधारा के जो समर्थक रहे हैं मुख्यतः ऑस्टिन और हॉलैंड और अन्य विद्वान, उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है क्योंकि इसमें विधि के 3 जो आवश्यक तत्व होते हैं वो उपस्थित नहीं है। पहली, अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण किसी संप्रभु राजनीतिक सत्ता के द्वारा नहीं हुआ है। दूसरा, इसके पीछे कोई संप्रभु सत्ता की बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन करने पर दंड देने के लिए कोई प्रभावकारी व्यवस्था अभी तक डेवलप नहीं पाई जाती है। ऐसी बल रहित विधि को हमें नैतिकता ही कहना चाहिए। इसीलिए हॉलैंड ने यह मत व्यक्त किया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि अब तक विकास के जिस चरण में पहुंचा है वह अभी भी विधि शास्त्र के क्षेत्र से बाहर है और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन और हॉलैंड और अन्य जो लेखक हैं उनका जो दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो लोग तरह तरह के या बहुत सारे कारण बताते हैं। एक कारण ये बताते हैं कि इसकी पुष्टि जो वो कह रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में राज्यों के व्यवहार से की जाती है। राष्ट्र संघ की असफलता और इसका अंत इस बात का प्रमाण है कि राज्यों के पारस्परिक संबंध जो है उसका आधार शक्ति है, न कि अंतर्राष्ट्रीय विधि। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से युद्ध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम, युद्ध काल में इनका व्यापक उल्लंघन होता है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत महान राष्ट्रों की जो विशेष स्थिति है वो इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था समानता और न्याय पर न आधारित होकर बल्कि बल या शक्ति पर आधारित है। अब हम दूसरे दृष्टिकोण की तरफ चलेंगे। पहले दृष्टिकोण का विरोध जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के लेखक और विद्वानों ने व्यापक रूप से किया है। इनमें भी जिनका नाम हम ले सकते हैं वो है फिल्मोर, विटन, लॉरेंस, ओपेनहिम, हडसन। तो ये सारे जो जितने भी हैं
लेखक, इन्होंने ऑस्टिन और हॉलैंड तथा अन्य जितने भी पहले विचारधारा के लेखक थे उनको गलत सिद्ध करने का प्रयास किया। उनका कहना है कि ऑस्टिन और हॉलैंड द्वारा व्यक्त यह विचार तथ्यपूर्ण नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि इसलिए नहीं है कि उसको निर्मित करने वाली कोई संप्रभु सत्ता नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लिखित तथा संप्रभु द्वारा निर्मित कानूनों के साथ साथ प्रथा, परंपरा ये भी कानून का एक प्रमुख भाग रहे हैं। और यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक बड़ा भाग प्रथाओं पर आधारित है तो प्रथा और परंपरा निश्चित रूप से राष्ट्रीय विधि का भी एक प्रमुख भाग हमेशा से रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऑस्टिन और हॉलैंड का यह भी कहना कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानून के निर्माण संबंधी कोई निकाय नहीं है। अब भले 19वीं शताब्दी में कोई निकाय नहीं थी या इसकी संख्या कम थी, लेकिन इस समय जब संधियों का अस्तित्व हो गया है 20वीं शताब्दी में, और संधियों के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में कानून निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई और जो प्रथागत नियम थे उनके अनुपात में बहुत कमी आई है। यह भी उनका तर्क, ऑस्टिन हॉलैंड का तर्कहीन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। नहीं, इस समय 20वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय विधि के पीछे एक बाध्यकारी शक्ति है और ये एक मान्य तथ्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ दे सकते हैं। ऑस्टिन तथा हॉलैंड के मत को चुनौती देते हुए सर हेनरी मैन ने यह कहा कि दंड या का भय कानून का के पालन का वास्तविक आधार नहीं हो सकता। उनके अनुसार वास्तविकता यह है कि सामान्य तौर पर लोग कानून का पालन इसलिए करते हैं, किसी भय के चलते नहीं करते हैं, बल्कि वो स्वभाववश या आवश्यकता अनुसार करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को भी इस आधार पर हम विधिक चरित्र से वंचित नहीं कर सकते हैं। उसके नियम विशेषता युद्ध संबंधी नियमों का उल्लंघन किया जाता है। कानून के उल्लंघन का अर्थ यह नहीं होता है कि कानून की उपस्थिति नहीं है। यदि राष्ट्रीय विधि के कानूनी स्वरूप को इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता कि उसके नियमों का उल्लंघन होता है, वैसी ही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी है और इस आधार पर उसे भी नहीं नकारा जा सकता कि उसके नियमों का उल्लंघन होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्नों को राज्यों ने कानूनी प्रश्नों के रूप में स्वीकार किया है और पिछले कुछ समय से राज्यों का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को कानूनी नियम के रूप में मान्यता देने के पक्ष में रहा है। अमेरिका के संविधान के द्वारा संधियों को सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कहा गया है। ब्रिटेन, जर्मनी और विश्व के बहुत देश, भारत भी, इन्होंने अपने संविधानों में अंतर्राष्ट्रीय विधि को देश की विधि व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। और ओपेनहाइम के अनुसार समुदाय की सामान्य सहमति ही किसी भी विधि व्यवस्था की बाध्यकारी सत्ता का आधार होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों ने भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों से बाध्य होने की सहमति दी और यही सहमति इस विधि का वास्तविक बाध्यकारी शक्ति, इस विधि की वास्तविक बाध्यकारी शक्ति है। इस प्रकार विधिवेत्ताओं का मत कि राज्य व्यवहार का तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के व्यवहार से अंतर्राष्ट्रीय विधि के कानूनी चरित्र की पुष्टि होती है। परंतु हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर कि राष्ट्रीय विधि की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय विधि निश्चित रूप से कमजोर है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय विधायी और कार्यकारिणी व्यवस्था इतनी सक्षम और प्रभावशाली नहीं है जितनी राज्य की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बहुत सारी सीमाओं के चलते एक कमजोर न्यायिक व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था की जो भी कमजोरियां रही हो, परंतु यह सही है कि इसका कानूनी चरित्र निर्विवाद है। यह उल्लेखनीय है, यहाँ पर कहना यह उल्लेखनीय होगा कि राष्ट्रीय विधि व्यवस्था का एक लंबा इतिहास रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था की देन है। ऐसी स्थिति में इतने कम समय में यह एक्सपेक्ट करना या यह सोचना कि अंतर्राष्ट्रीय विधि
राष्ट्रीय विधि का चरित्र पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगी यह उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो विकास की प्रक्रिया है वो सही दिशा में जा रही है और इस बात की संभावना पूरी है कि भविष्य में यह विधि व्यवस्था और सक्षम और मजबूत होगी और इसके और सक्षम और मजबूत होने के साथ ही साथ इसके विधिक चरित्र के संबंध में जो विवाद है वह भी समाप्त हो जाएगा। और इस समय जो स्थिति है उस यह कहना हॉलैंड की यह उक्ति उचित नहीं प्रतीत होती, यह कहना कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोप बिंदु है। धन्यवाद।